देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट में कप्तानी को लेकर लगी कलह की आग लगातार फैलती जा रही है। तमाम बड़े चेहरे अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कप्तानी वाले कोल्ड वॉर की खबरें लगातार चर्चा में थी। इस पर आज विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवाद की घुमावदार गेंदों पर कई सीधे शॉट मार दिए और गेंद कई शीशे तोड़ते हुए बीसीसीआई के अंदर खाने में गिरी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्होंने विराट से टी20 कप्तानी नहीं छोड़ने की गुजारिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। जबकि विराट कोहली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उसका सीधा सा मतलब यह है कि उन्हें विश्वास में लिए बिना वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया। जाहिर है इस विवाद की गेंद बहुत तेजी से स्पिन कर रही है। ऐसे में आज भारतीय क्रिकेट के कप्तानी वाले स्टार वॉर का विश्लेषण करेंगे। इसमें हमारे साथ सुनील गावस्कर भी लाइव जुड़ेंगे। तमाम क्रिकेट फैंस के लिए यह विश्लेषण देखना जरूरी है। आज खबरदार में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। वो एक ऐसे योद्धा थे जो विकट परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते थे, जुटे रहते थे और विजय हासिल करते थे। इसी गुण के कारण ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। आज वरुण सिंह भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन इस वायु सैनिक के विचार अमर हैं। सितंबर में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने अपने स्कूल को एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी भारत में स्कूल जाने वाले हर उस बच्चे को पढ़नी चाहिए जो 90% से ज्यादा नंबर लाने के दबाव में जीता है और खुद पर शक करता है। वरुण सिंह ने लिखा था, अगर वो एक बच्चे के अंदर भी खुद पर भरोसा करने की उम्मीद जगा पाते हैं तो ये चिट्ठी लिखने का उनका प्रयास सफल हो जाएगा। इसीलिए ये चिट्ठी पढ़ना भारत के हर परिवार के लिए जरूरी है। और चिंताजनक खबर यह है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत के 10 राज्यों में फैल चुका है। इसकी संक्रामकता ऐसी है कि 7 साल का बच्चा भी इसकी चपेट में आ गया। बच्चों में ओमिक्रॉन संक्रमण का केस देखकर देश के करोड़ों परिवारों में चिंता की लहर है। और चिंता हो या वायरस, दोनों को जानकारी, सावधानी और साइंस से ही दूर किया जा सकता है। आज ओमिक्रॉन के सुपर संक्रमण और सिस्टम की तैयारियों पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिएगा। लेकिन शुरुआत हम क्रिकेट से करेंगे। आमतौर पर अपनी बैटिंग की वजह से सुर्खियों में रहने वाले विराट कोहली पिछले 1 महीने से कप्तानी को लेकर सुर्खियों में हैं। पहले उन्होंने टी20 कप्तानी छोड़ी, फिर बीसीसीआई ने विराट कोहली से वनडे कप्तानी छीन ली और रोहित शर्मा को नया वनडे कप्तान बना दिया गया। इसके बाद खबरें आने लगी कि विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे और इन सब खबरों को मिलाकर चर्चा यह होने लगी कि विराट रोहित की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। लेकिन आज विराट कोहली ने खुद पर लग रहे आरोपों के हर बाउंसर पर आक्रामक शॉट लगाए और फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए खुद पर उठ रहे सवालों की गेंदों को बीसीसीआई के पाले में डाल दिया। Well, I was and I am available for selection all this time. You should not be asking me this question. Honestly, this question should be asked to people who are writing about these things and their sources. Because as far as I'm concerned, I was always available. चाहे वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने पर उठा विवाद हो, चाहे रोहित शर्मा से अनबन की अफवाह हो, या वनडे सीरीज से रेस्ट लेने पर सवाल हो, तमाम विवादों और अफवाहों की ऊबड़ खाबड़ पिच पर विराट कोहली ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया है। There were a few things that came out in the past as well, where it was said that I was attending some events or something, which was absolutely not true either. So, as I said, I got a call 1.5 hours before the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. विराट कोहली के कहने का मतलब यह है कि उन्हें बिना बताए वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया, लेकिन क्यों? बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्होंने विराट से टी20 कप्तानी नहीं छोड़ने की गुजारिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। खबर यह भी आई थी कि कोहली को वनडे की कप्तानी छोड़ने के लिए बीसीसीआई ने 48 घंटों का समय दिया था। तो क्या बीसीसीआई को कोहली का यूं टी20 कप्तानी छोड़ना पसंद नहीं आया? क्या वनडे और टी20 में एक ही कप्तान का बहाना बनाकर बीसीसीआई ने कोहली को सबक सिखाया?
क्या वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के फैसले से नाराज होकर ही विराट ने वनडे सीरीज में अवेलेबल न होने का बहाना बनाया? आज विराट कोहली ने इन सारे सवालों पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने भी T20 कप्तानी छोड़ने के लिए नहीं कहा था। जब T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने BCCI को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए, और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। तो मेरा कम्युनिकेशन BCCI को क्लियर था उस टाइम से कि मैं क्या करना चाहता था, और मैंने ये जैसे बोला कि मैंने ये ऑप्शन भी दिया था कि अगर ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए तो वो डिसीजन उनके हाथ में। ये बात विराट कोहली भी जानते थे कि रोहित शर्मा अगर T20 में कप्तानी कर सकते हैं तो वनडे में भी कर सकते हैं। बतौर वनडे कप्तान विराट कोहली ने भारत के लिए 95 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की है, जिसमें भारतीय टीम ने 65 मैच जीते, 27 हारे और 1 मैच ट्राई रहा, 2 रद्द हुए। ऐसे बेहतरीन कप्तानी रिकॉर्ड के बावजूद कोहली की कप्तानी क्यों गई? क्या लंबे वक्त से टूर्नामेंट न जीत पाना, उनका फॉर्म में न होना, या शायद कुछ और? क्योंकि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ियों के नामों की लिस्ट वाली प्रेस रिलीज के आखिर में 2 लाइनें लिख दी गईं कि रोहित शर्मा T20 के साथ एक दिवसीय टीम के भी कप्तान होंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या BCCI ने वाकई विराट कोहली को सबक सिखाने के लिए उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया? लेकिन आज विराट कोहली ने बता दिया कि वो कप्तान रहें या ना रहें, टीम इंडिया के लिए वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहेंगे। First of all, it is not easy to give up captaincy. So how do you take that one personally? And do you feel it will leave an impact on your batting as well positively? Well, I can't comment on whether it will leave a positive impact on my batting or not. I don't think those things anyone can predict. I have taken a lot of pride in performing as a captain as well for the team, and I have done the best that I could. I think what I know is that my motivation levels to perform for the team will not dip at all, and I will always be prepared and eager to perform in the same manner. And about captaincy, as I said, I think one thing I can say is that I've been honest to my responsibility, and I've done it to the best of my potential or whatever I could, and that I've been absolutely honest to that job. So yeah, that's my assessment of my limited overs captaincy. कप्तानी से हटाए जाने से जुड़े सवालों की पिच पर कोहली के शॉट सिलेक्शन से लगता है कि उन्हें BCCI की अंदरूनी राजनीति में बलि का बकरा बनाया गया है, जो उन्हें नहीं भाया। हालांकि तरीके को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन किसे कप्तान रखना है या नहीं रखना है, इसको लेकर BCCI के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। कहते ना, समंदर में तैरने वाला कुएं और तालाब में डुबकी नहीं लगाता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट को ऐसे ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा जो कुछ महीने पहले तक वाजिब भी नहीं थे, लेकिन बातों बातों में, इशारों इशारों में उन्होंने BCCI की आला कमान पर निशाना साधा है। वक्त बताएगा आधी हकीकत आधा फसाना में सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। विक्रांत गुप्ता, दिल्ली आज तक। कप्तानी को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी की पिच पर एक मैच विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच भी चल रहा है, क्योंकि BCCI ने कोहली से वनडे की कप्तानी छीनकर रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया, जो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए, जिसके बाद इन चर्चाओं ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच बात अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दोनों के बीच कप्तानी को लेकर अलग ही गेम चल रहा है, और इसमें BCCI की भूमिका भी थर्ड अंपायर वाली हो चुकी है। पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली, और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर।
कोहली भले ही सफाई देते देते थकान महसूस कर रहे हों, लेकिन शायद सफलता के रथ पर सवार विराट कोहली और रोहित शर्मा का ईगो इनके बीच की दूरियां बढ़ा रहा है। विराट को कप्तानी से हटाकर व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कमान रोहित को सौंप देना, उसके बाद विराट के वनडे सीरीज में ना खेलने की इच्छा जताना, फिर रोहित का अचानक चोटिल होकर टेस्ट सीरीज से बाहर होना, ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले विराट कोहली ने इस विवाद को खत्म करने की कोशिश जरूर कर दी है। मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली, और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर करके, क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। कईयों को लगता है कि रोहित और विराट के बीच ये विवाद ईगो की लड़ाई है। ऐसी खबरें भी आई कि रोहित ने बीसीसीआई के सामने शर्त रखी थी कि वो T20 के कप्तान तभी बनेंगे जब उन्हें वनडे की भी कप्तानी सौंपी जाएगी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए उड़ान भरने से 2 दिन पहले ही रोहित शर्मा का रहस्यमयी चोट के कारण दौरे से बाहर हो जाना भी कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार नहीं है? विराट हो या रोहित, दोनों के एक्शन की तरह ही उनके बयानों की टाइमिंग भी संदेह पैदा करती है। There'll be a lot of people talking about it, positive, negatives. But for me personally, as a cricketer, not as a captain, as a cricketer, for me, it's important to focus on my job, not to focus on what people are talking about, because you can't control that. I've said it a million times about this, and I'll keep saying that. कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने विराट कोहली की कप्तानी पर बंदूक चलाने के लिए रोहित शर्मा के कंधे का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये बात भी 16 आने सच है कि विराट कोहली के बाद अगर कोई कप्तानी का सबसे मजबूत दावेदार है तो वो रोहित ही है। कप्तानों का बदला जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले को बीसीसीआई ने जिस अंदाज में हैंडल किया है उससे ये एक स्कैंडल बन गया है। देखिए, खेल बड़ा है और खेल से बड़ा कोई भी नहीं है। किस खेल में, किस गेम में, किस खिलाड़ी के बीच में क्या चल रहा है, मुझे इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। संबंधित एसोसिएशन फेडरेशंस का ये काम है और मुझे लगता है वही जानकारी दें तो उचित रहेगा। कोहली ने आज इस विवाद को खत्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीका टूर पर विराट और रोहित दोनों दिग्गज आपसी मनमुटाव और मतभेदों को भुलाकर खेलेंगे, क्योंकि कोई भी भावना देशभक्ति की भावना से बढ़कर नहीं हो सकती। आज तक ब्यूरो। क्रिकेट एक टीम का खेल है और कभी भी किसी एक इंडिविजुअल के अच्छा करने से नहीं बल्कि टीम के अच्छा करने से जीत होती है। यहां पर विराट कोहली ने अपने लिए सफाई दी है, लेकिन उससे मामले को थोड़ा सा और उलझाया है। हमारे साथ इस समय सुनील गावस्कर जुड़ रहे हैं। सनी भाई, बहुत स्वागत है आपका। एक कैप्टन इंडियन टीम का रहेगा या नहीं रहेगा, ये किसका प्रेरोगेटिव है? क्या वो खिलाड़ी तय करेगा या सिलेक्टर्स तय करेंगे? ये तो सिलेक्टर्स तय करते हैं। सिलेक्टर्स ये आपको टीम में चुनते हैं, उसके बाद में जब आपका अनुभव बढ़ जाता है तो फिर आपको वो एक कप्तान भी बना देते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी चुनती है एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन। तो जब एक खिलाड़ी को मीडिया से नहीं पता चला है, उससे पहले 1.5-2 घंटे पहले पता चल गया कि हम ये निर्णय ले रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी हुई? क्या विराट कोहली सही कह रहे हैं कि मुझे कंसल्ट नहीं किया गया? देखिए, गलती किसी की नहीं है। जब आपको 1.5 घंटे पहले आपके चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है, अगर उन्होंने आपको बताया तो मुझे लगता है कि बस उससे ये काफी है। और ये गलत होगा कि आपको और किसी माध्यम से अगर आपको वो पता चले कि आप कप्तान नहीं की या आपको ड्रॉप भी किया है। देखिए, जब मैं कप्तान था तो जब भी किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करना था और सिलेक्शन कमेटी, कप्तान होने के नाते मेरे पास वोट नहीं था, मुझे कोऑप किया जाता था। पर अगर कोई भी, खास करके कोई सीनियर खिलाड़ी को
अगर चयन कर्ताओं ने डिसाइड किया कि उसको ड्रॉप करना है, तो मैं ये कोशिश करता था हमेशा कि मैं खुद जाके उनके कमरे में या उनको फोन पर उनको बताऊं कि वो अगले टेस्ट में है नहीं, और उनको कारण बताऊं कि किस कारण की वजह से उनको ड्रॉप किया गया है। ये मैं हमेशा करने की कोशिश करता था कि ताकि मतलब उन दिनों में मीडिया और किसी और के जरिए से सुनने से पहले कि अगर मैं कप्तान होने के नाते अगर मैं अपने खिलाड़ी को बता सकूं कि क्यों उनको चुना नहीं गया, तो मुझे लगता था कि उनसे वो ये बनती थी कि वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और वापसी करने की कोशिश करेंगे। सनी भाई, करोड़ों का देश है हमारा और इसमें सिर्फ 11 लड़के ऐसे होते हैं जो देश को रिप्रेजेंट कर पाते हैं एक समय में क्रिकेट के मैदान पर। जाहिर है कि वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं और जहां पर कोई सर्वश्रेष्ठ होगा तो वहां पर ईगोज होंगे, लेकिन उसको मैनेज करते हुए, आपस में दोस्ती रखते हुए, क्योंकि चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, वहां पर पार्टनरशिप्स की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर विराट कोहली ये सारी चीजें सामने आकर कहते हैं, आपको लगता है कि ये सफाई दी जा रही थी या कहीं कुछ कॉम्प्लिकेट हो सकता है? उन्हें और रोहित को बात करने की जरूरत है रादर देन मीडिया के सामने इस तरह की चीजें और दुनिया के सामने इस तरह की चीजें रखना। देखिए, आज जो मीडिया कॉन्फ्रेंस में हुआ वो मुझे पता नहीं, मैं तो देश के बाहर हूं तो मुझे ये पता नहीं, पर ये मुझे कहना होगा कि जो उनको सवाल किया गया उसका उन्होंने जवाब दिया कि उनको 1.5 घंटा पहले उनको बताया गया था, अनाउंसमेंट होने के पहले, क्योंकि वो एक टेस्ट टीम के सिलेक्शन कमेटी में वो जुड़े थे। कोहली टेस्ट टीम के सिलेक्शन में जुड़े थे चयनकर्ताओं के साथ। तो उस वक्त चयनकर्ता के जो चेयरमैन थे उन्होंने उनको बताया कि वो सफेद गेंदों की कप्तान नहीं बनेंगे, और उतना ही बताया। उन्होंने शायद ये नहीं बताया कि कौन कप्तान होगा, शायद वो नहीं बताया, पर ये है। तो मुझे इसमें गलती किसी की दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जब तक आपको ऑफिशियल तरीके से आपको पता चला है, चयनकर्ता मतलब बिल्कुल ऑफिशियल है, चेयरमैन, उनके हाथों से, उनके मुंह से आपको पता चला है कि आपको चुना नहीं गया, तो उसमें किसी की गलती है नहीं। दुनिया में कोई भी नौकरी होती है वहां पर परफॉर्मेंस रिलेटेड अप्रेजल्स होते हैं। एक क्रिकेटर टीम में रहेगा या नहीं ये उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। एक कैप्टन के पद पर रहेगा या नहीं उसके पास्ट परफॉर्मेंस है। बायलैटरल सीरीज में विराट कोहली ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, पर एक कैप्टन के तौर पर अलग अलग टूर्नामेंट्स में वो कुछ नहीं ट्रॉफी अचीव कर पाए, ये भी एक हकीकत ही है सनी भाई। जी हाँ, बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि जैसे कि हमने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, उनका जो इंटरव्यू के बारे में हमने सुना था कि उन्होंने कहा कि एक सफेद गेंद के लिए की टूर्नामेंट के लिए 2 कप्तान, अलग अलग कप्तान नहीं हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि जो लाल गेंद की मतलब टेस्ट मैच की जो क्रिकेट होगी उसमें कोहली कप्तान होंगे, और जो व्हाइट बॉल की क्रिकेट होगी, सफेद बॉल की क्रिकेट होगी, उसमें रोहित शर्मा कप्तान। और जितने ज्यादा क्रिकेट आजकल हो रही है और हर क्रिकेटर इस चीज को बोलता भी है कि बेटर रोटेशन से उन सबको भी बेहतर फायदा हो सकता है, तो एक कैप्टन पर भी तो स्ट्रेस बहुत होता है। जब विराट कोहली को पहली बार वर्ल्ड था कि T20 इंटरनेशनल की कैप्टनसी वो नहीं करेंगे, तो उन्हें भी इस बात का सुकून था कि थोड़ा सा एक रेस्ट मिलेगा, वो अपने खेल पर बेहतर फोकस कर सकते हैं। और शायद रोहित शर्मा भी एक चांस डिजर्व करते हैं अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि इसके बाद में आप ये देखेंगे कि कोहली बिल्कुल जैसे कि 2 साल पहले वो जो सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी लगा रहे थे वैसे खेल पाएंगे। हमने ये भी देखा है कि जब रोहित शर्मा को जब पहली बार मुंबई इंडियंस का जब कप्तान बनाया गया था, तो उसके पहले जो उनकी जो पारियां होती थी या 20-30 रन 40 रन की पारियां, उसका बदलाव हो गया 70-80 और सेंचुरी की पारियां, जिससे टीम को फायदा हो गया। क्योंकि जब आप कप्तान होते तो और थोड़ी जिम्मेवारी के साथ आप बल्लेबाज होते हैं, तो और थोड़ी जिम्मेवारी के साथ आप खेलते, आपकी शॉट सिलेक्शन जो होती है वो और भी सटीक बनती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने खिलाड़ियों को, बाकी के खिलाड़ियों पर, और उसी का फायदा तो मुंबई इंडियंस को हुआ। 5 बार उन्होंने IPL की ट्रॉफी जीती है। तो यही हो सकता है कि जब रोहित शर्मा अभी व्हाइट बॉल के कप्तान होंगे तो और भी ज्यादा रन बनाएंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर है जब क्रिकेट के खेल की बात आती है तो चूंकि भारत का सबसे प्रिय खेल यही हो जाता है, इसीलिए अगर इस तरह के विवाद होते हैं तो मन में सवाल सबके उठते हैं।
लेकिन आज कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी हम बात करते हैं, जिसको लेकर देश के हर मां बाप की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि देश में 7 साल के एक बच्चे में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। यह बच्चा अपने परिवार के साथ यूएई से हैदराबाद होते हुए पश्चिम बंगाल लौटा, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस खबर से 2 बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला यह कि नया वेरिएंट बच्चों को भी बीमार कर सकता है, और दूसरी बात यह कि बच्चों के लिए फिलहाल वैक्सीन शुरू नहीं हुई है, इसीलिए विशेष सावधानी की जरूरत है। इसके अलावा हैदराबाद में आज 2 और विदेशी नागरिकों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। इस तरह देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 65 हो चुकी है। देश में सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में मिले हैं, यहां अब तक 29 केस सामने आ चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां अब 17 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि देश में ओमिक्रॉन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे तीसरी लहर की आशंकाएं और पक्की हो रही हैं। इस सब के बीच WHO ने भी कह दिया है कि मौजूदा वैक्सीनेशन के भरोसे इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता, क्योंकि नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर कम होता दिखाई दे रहा है। इसके लिए बूस्टर की आवश्यकता होगी, इसीलिए अब एक्स्ट्रा खबरदार रहने का समय आ गया है। दो दिसंबर को 2 केस, 5 दिसंबर को 21 केस, 14 दिसंबर को 58 केस और अब 15 दिसंबर को 65 केस। आंकड़े बोल रहे हैं कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन रुकने वाला नहीं है। सिर्फ 14 दिन के अंदर ये वेरिएंट देश के एक राज्य से 10 राज्यों में पहुंच चुका है। सरकार का दावा है कि तैयारी पूरी है। जनता की दलील है कि उसे जानकारी पूरी है, लेकिन इसके बाद भी ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में लगातार फैल रहा है। It is too early for us to say, but as of now, the evidence seems to be that this multiplies at a faster rate, this causes infection at a faster rate, but most of the infections have been milder, and even though there have been infection in those who have previously been infected or have had the vaccine doses, severe disease has not occurred much in those people. दिल्ली से लेकर केरल तक और पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक ओमिक्रॉन रोजाना लोगों को बीमार बना रहा है, लेकिन आज 7 साल के बच्चे में ओमिक्रॉन के संक्रमण ने हर किसी को परेशान कर दिया है। माता पिता टेंशन में हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला 7 साल का बच्चा 10 दिसंबर को अबू धाबी से हैदराबाद पहुंचा था, जहां बच्चे का RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, जो पॉजिटिव आया। इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन संक्रमित होने की बात सामने आई, लेकिन तब बच्चा मुर्शिदाबाद जा चुका था, जहां उसका एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले 5 दिनों में ये बच्चा किन किन लोगों के संपर्क में आया, इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा 12 दिसंबर को हैदराबाद में 2 विदेशी नागरिकों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से एक 24 साल की महिला केन्या से आई है, जबकि दूसरा मरीज 24 साल का युवक है, जो सोमालिया से हैदराबाद आया था। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, सिर्फ एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग से ओमिक्रॉन की जांच हुई। अब दोनों मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। These 2 cases are from the non-risk countries. This one person belongs to Somalia, the 23 years old male, and the other person is 24 years old female from the Kenya. Okay, so they came to Hyderabad through the transit flights. Okay, Qatar and Dubai. So we could able to these 2 people belongs to the non-risk countries. Randomly we tested them because they are not vaccinated, and we could able to find them positive and directed them to be under quarantine because they don't have any symptoms. हैदराबाद में आए ओमिक्रॉन के मरीजों से 2 बातें साफ हैं। पहली तो ये कि ओमिक्रॉन बच्चों को संक्रमित कर सकता है, और दूसरा ये जरूरी नहीं कि ये वेरिएंट हमेशा अपने लक्षणों से बीमार होने के संकेत दे, यानी ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। इससे नए वेरिएंट के फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। WHO ये बात पहले ही साफ कर चुका है कि अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट है, जो अब तक 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। 77 countries have now reported cases of Omicron, and the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous
variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Surely, we have learned by now that we underestimate this virus at our peril. एक तरफ पूरी दुनिया को WHO की चेतावनी और दूसरी तरफ भारत में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या देश में तीसरी लहर की आशंका को और पक्का कर रही है। इसलिए सरकार ने एडवांस प्लानिंग शुरू कर दी है। ये दिल्ली में ITBP के द्वारा तैयार किया गया सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ICU बेड की व्यवस्था की गई है। 600 बेड तैयार किए जा चुके हैं और जरूरत पड़ने पर 2000 बेड कुछ ही समय में तैयार किए जा सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी या फिर कहा जाए कि ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए लगातार केंद्र सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए। ITBP की तरफ से देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर को फिर से तैयार कर लिया गया है। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर्स में तैयारियां क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वेंटिलेटर्स तैयार हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट तैयार आपको नजर आ रहा होगा और जैसे बड़े अस्पताल में व्यवस्थाएं होती हैं सेम स्थिति आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो बेहतर सुविधाओं के साथ इस अस्पताल को तैयार किया गया है। देखिए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का जो अभी यहाँ पेशेंट्स के लिए हम आप पूछ रहे हैं तो हमारे पास एडिक्वेट बेड्स हैं। हमारे पास जनरल वार्ड एक एरिया है जो अभी आपको दिखाऊंगा और ये ICU है। ICU में आपके पास 150 बेडेड हॉस्पिटल है और जनरल वार्ड में आपके पास अभी फिलहाल के लिए तैयार 530 है और उसको एक्सटेंडेड 2000 तक कराया जा सकता है। हमारे पास सारे बेड्स अवेलेबल है और जितना हमें ऑक्सीजन का जैसे सेकेंड वेव में आप बता रहे थे इस हॉस्पिटल में कभी इस तरह की कोई किल्लत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह कम पड़ गए हो। वी हैव एडिक्वेट ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, वी हैव एडिक्वेट ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इस ICU के लिए हमारे पास एक सेपरेट मैनीफोल्ड एंड प्लस एक छोटा सा ऑक्सीजन प्लांट भी। देश में नए वेरिएंट को लेकर वैक्सीनेशन से लेकर टेस्टिंग तक की स्पीड बढ़ाई जा रही है। जल्द से जल्द टेस्टिंग के जरिए नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए जम्मू प्रशासन सड़कों पर लोगों की कोरोना जांच के कैंप लगा रहा है। माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले भक्तों की संख्या को देखकर इस तरह की जांच और भी जरूरी हो जाती है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर के बाहर और जिस प्रकार से इस समय समूचे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता जताई जा रही है, यहाँ पर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। आप देख रहे हैं कि लोगों की टेस्टिंग यहाँ पर इंटेंसिफाई की गई है, यानी कि जो लोग मास्क के बगैर सड़कों पर घूम रहे हैं और ख़ासतौर पर पर्यटक स्थलों के बाहर, मंदिरों के बाहर उनका यहाँ पर टेस्टिंग किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो है खतरा शुरू हो चुका है समूचे देश में। कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में कोई मामला तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर 3 संदिग्ध ओमिक्रॉन के मामले बताए जा रहे हैं। अभी उनकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि अभी जीनोम सीक्वेंसेस के लिए वो भेजा गया है, टेस्टिंग के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट अभी आना बाकी है। टेस्टिंग और वैक्सीन ओमिक्रॉन से लड़ने के 2 सबसे बड़े हथियार हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर कम हो सकता है। इसलिए अब ये लड़ाई आपकी सावधानी और सतर्कता के कंधों पर आकर टिक गई है। जरूरी है कि भीड़-भाड़ में जाने से बचा जाए और चेहरे से मास्क बिल्कुल न हटाया जाए। आपकी सावधानी ही इस संकट को बचा सकती है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ वरुण सिन्हा, आज तक। बीते 7 दिनों से देश उनकी एक-एक सांस के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अफसोस की होनी को कुछ और ही मंजूर था। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। जनरल बिपिन रावत के साथ 8 दिसंबर की उस हेलीकॉप्टर उड़ान के सहयात्री रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने आखिर तक जिंदगी के लिए संघर्ष किया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू करके उन्हें पहले वेलिंगटन के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद बेंगलुरु के एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। मी-17 V5 हेलीकॉप्टर का वो हादसा इतना भयंकर था कि CDS बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और आज अकेले जीवित रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मृत्यु की सूचना वायुसेना ने दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे देश ने उनकी मौत पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, बहादुरी और पूरी दक्षता के साथ राष्ट्र की सेवा की। देश के लिए उनका बहुमूल्य योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मृत्यु देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है, इसका जवाब उनकी उपलब्धियों में छिपा है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का पद हासिल करना भी कोई छोटा मुकाम नहीं होता, लेकिन वो देश के निडर सपूत और शानदार सोच के इंसान थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इसी साल शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। बहादुरी का ये मेडल पिछले साल तेजस विमान उड़ाते समय हुई दुर्घटना में सूझबूझ का परिचय देने के लिए मिला था। शौर्य चक्र हासिल करने के मौके पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने उस स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पढ़कर वो अपने जीवन में आगे बढ़े थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का ये पत्र आम छात्रों को कामयाबी के मायने सिखाती है। साथ ही उनकी उस चिट्ठी में हर किसी के लिए जिंदगी की एक शानदार सीख छिपी है। भारतीय वायुसेना के वीर योद्धा, जानदार शख्सियत, शानदार करियर, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत के सामने भी कभी हार नहीं मानते थे, मैदान नहीं छोड़ते थे। पिछले वर्ष जब तेजस की उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आई तो उन्होंने अपनी कुशलता और बहादुरी से एक बड़े हादसे को रोक दिया था। बाद में इस वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नए भारत के नायक क्यों थे? उनका जीवन प्रेरणा का एक सत्य कथा क्यों है? ये समझने के लिए आपको कुछ महीने पहले लिखी गई उनकी चिट्ठी पढ़नी चाहिए। उन्होंने ये चिट्ठी अपने स्कूल को लिखी थी और इसमें प्रेरणा, कड़े परिश्रम और शानदार सफलता पर अपने विचार रखे थे। उनका ये संदेश उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो एग्जाम में कम नंबर पाने के बाद मायूस हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो ऐसे बच्चों को कम प्रतिभाशाली समझने की भूल कर बैठते हैं। 90 से 100% नंबर पाने के भागम भाग भरे माहौल के बीच उनके शब्द बहुत प्रभावी और प्रेरणादायक हैं। उन्होंने लिखा था, औसत दर्जे का होने में कोई बुराई नहीं है। स्कूल में हर कोई उत्कृष्ट नहीं होता और सभी स्टूडेंट 90% नंबर नहीं ला पाते। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये एक उपलब्धि है, इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये मत सोचिए कि आप औसत दर्जे के होने के लिए ही बने हैं। आप स्कूल में औसत दर्जे के हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन में आगे आने वाली चीजें भी हमेशा ऐसी ही होंगी। अपने मन की आवाज सुनिए। आप जो भी काम करें उसके प्रति समर्पित रहिए, अपना सर्वोत्तम दीजिए। कभी ये सोचकर सोने मत जाइए कि आपने कम प्रयास किया। कभी उम्मीद मत छोड़िए। ये करना आसान नहीं होगा, इसमें बहुत सारा प्रयास लगेगा। इसके लिए समय और सुख सुविधाओं का बलिदान देना होगा। मैं औसत दर्जे का था, लेकिन आज मैंने अपने करियर में कई मुश्किल चुनौतियों को जीता है। ये मत सोचिए कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के ये नंबर तय करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के काबिल हैं या नहीं। खुद पर विश्वास रखिए और सही दिशा में काम कीजिए। अगर मैं एक बच्चे के अंदर भी खुद पर भरोसा करने की उम्मीद जगा पाता हूं तो ये चिट्ठी लिखने का मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। आपका वरुण सिंह। इन विचारों को अपने दिलों में जीवित रखना ही ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।